हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। यह ऑप्शनल पेपर है। आप लोगों को पता है कि अगले महीने यूपीएससी ऐच्छिक विषय यूपीएससी जो लोग भी प्री क्वालिफाई किए हैं उनकी मुख्य परीक्षा को कंडक्ट करने जा रही है। भले ही करोल बाग में घटना चाहे जो भी घटी हो, कोचिंग चलें या ना चलें, लेकिन यूपीएससी अपना काम बंद नहीं रखेगी, चूँकि ये ऑल इंडिया पैटर्न नहीं है। इसलिए कुछ बच्चों के इस दुनिया से चले जाने का की घटना निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन बावजूद इसके यूपीएससी अपना काम नहीं रोकेगी, तो हम लोग क्यों रोकें। दूसरे शब्दों में पीएसआईआर में 2019 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछ रखा है पेपर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन ई, यानी उसमें 5 भाग होते हैं ABCDE। ई में कि गांधी जी के स्वराज की अवधारणा क्या है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को समझाने के लिए आप लोग जब आंसर लिखना चालू करें तो आंसर की पहली लाइन में स्वराज के जनरल मीनिंग को समझाइए, फिर दूसरी और तीसरी लाइन में गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को समझाइए, और उसके बाद से एक लाइन कोशिश करिए कि 10 शब्द का हो। 10 शब्द में या 9 से 10 शब्द में एक लाइन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3 लाइन में आपको 3 साढ़े 3 लाइन में आपको स्वराज के जनरल मीनिंग और गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट कर देना है। उसके बाद से एक्सपेंशन पार्ट को इंट्रोडक्शन के साथ ही, चूँकि आपने क्लब कर रखा है, तो कुछ कंटेंट बता करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसके लिए आप 40 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 40 और 35 75 हो जाएगा, और 75 में इवेल्युएशन और कंक्लूजन को रखिए। इस प्रकार से जहाँ तक इवेल्युएशन की बात है तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर या कुछ दलित चिंतक जैसे कांची इलैया, चंद्रभान जी जैसे लोगों को आप रख सकते हैं, जिन लोगों का मानना है भाई अंग्रेज़ी तो मस्ट है सीखना। भले अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेजियत से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। यानी अंग्रेज़ी जिन्ना साहब खुद ही आपको बता दें, कहा जाता यहाँ तक जाता है कि वो बीफ के साथ शुकर, जो कि इस्लाम में पूरी तरह से अमान्य है और अपवित्र माना जाता है, उसके मांस को भी खाते थे। और वो टाई कोट पहनते थे, सूट पहनते थे, और हेलो डैड कहा करते थे, या हेलो मतलब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो कि संबोधन का तरीका अंग्रेज़ों के। यही सब कल्चरल ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम आज तक छोड़ नहीं पाए हैं, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे शब्दों में, चाहे वो हॉलीवुड के माध्यम से बढ़ रहा हो, चाहे जैसे ही बढ़ रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ भले ही चले गए हों, लेकिन हम इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस तरह से करके इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, और फिर इसका कंट्रास्ट करते हुए कंक्लूजन में जब आप आएंगे तो गांधी जी ने जो स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की है उसी से तालमेल बनाने वाली बातें कहेंगे 2-3 लाइन में। इस तरह से आपका 75 शब्द पूरा हो जाएगा। ये तो फ्रेमवर्क हो गया। अब हम टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हो सकता है, चूँकि टीचर के रूप में हम इसको बताएंगे। इसको छोटा करके और एग्जामिनेशन में ज़रूरत के मुताबिक लिखना, ये आपका काम है। मोटे तौर पर स्वराज का अर्थ होता है गांधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता को ही केवल गांधी जी स्वराज नहीं मानते। स्वराज का मतलब होता है, आमतौर पर मतलब होता है सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी अपना शासन, दूसरे शब्दों में अपने द्वारा किया गया शासन। डेमोक्रेसी भी इसी से प्रस्फुटित हुआ है, डेमोक्रेसी की अवधारणा। चूँकि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रूल्ड बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। इस तरह से करके डेमोक्रेसी को परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ रूल है उसी में छिपा हुआ, या सेल्फ गवर्नमेंट है यानी आत्म अनुशासन जो है उसी में छिपी हुई है लोकतंत्र की विशेषताएं। और एक है आत्मनिर्णय का अधिकार, वो भी वोटिंग राइट से तय हो जाता है, वो भी डेमोक्रेसी के ही फीचर में आते हैं। और एक इंडिपेंडेंस है, यानी स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। लेकिन गांधी जी कहना ये केवल ये मान लेना कि हम
राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ये गलत होगा। वो कल्चरल इंडिपेंडेंस, सांस्कृतिक आज़ादी की भी बात करते हैं, साथ ही साथ नैतिक आज़ादी की भी बात करते हैं, यानी एथिकल या मॉरल इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं। एक्चुअली उनके लेखन में इंसान की बहुत अहमियत है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो। वो मॉरल इंडिविजुअलिज्म, नैतिक व्यक्तिवाद या व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा को लेकर सामने चलते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा हो, उसके पास अपार क्षमताएं होती हैं। उन क्षमताओं को याद दिलाने की ज़रूरत होती है, फिर वो हनुमान जी की तरह से हिंद महासागर भी पार कर सकता है और वापस आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है, जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके ताकत की याद दिलाई, तब जाकर के उन्होंने हिंद महासागर को पार किया और लंका गए, और वहाँ से फिर वहाँ अपना करामात दिखा करके लौट आए। दूसरे शब्दों में जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हनुमान जी को उनके बल की याद दिलानी पड़ी, तब जाकर के वो हिंद महासागर पार कर पाए। खैर, जो भी है, गांधी जी का स्वराज की जो अवधारणा है वो यही है। हालांकि गांधी जी ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा है, अगर आपको उत्तम विचार या उत्तम चीज़ें बाहर अपने घर के विंडो यानी खिड़कियों को खोलने से स्वच्छ हवा आती है, तो आप ऐसे घर का निर्माण करिए जिसमें ऐसे खिड़कियां हों जिस स्वच्छ हवा को अंदर ले सकें। दूसरे शब्दों में उत्तम विचार और उत्तम जो बातें हैं वो भी आप ग्रहण कर सकें अगर वो बाहर से मिलती हैं। लेकिन अपने विरासत को, अपने रूट को, अपनी जड़ को कभी मत भूलिए। जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं उसको मत छोड़िए, वो तो साथ लेकर के चलिए ही, तभी जा कर के देश महान होगा। उनके अनुसार देश की महानता में लोगों का योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ता है या तभी उन्नयन की ओर जाता है जब उसके लोग खुद ही उन्नयन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम इस मामले में जापान का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बुरी तरह से बर्बाद हो गया था परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने के बाद। लेकिन उसके बाद भले ही अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाया ताकि हम जापानी आइटम्स को अपने बाज़ारों में आने से रोकेंगे, लेकिन जापान के आइटम्स को रोक नहीं पाए। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, चाहे उनका कैमरा हो, चाहे उनका टीवी हो, चाहे उनके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, सामान हो, या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो उन्होंने सिंगापुर के ली कुआन यू से सीखा था, उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया। अंत में अमेरिकी खुद भी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जापान के आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। इस प्रकार से नाफ्टा, जो अमेरिका ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया था या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था कनाडा और मेक्सिको के साथ, वो दोनों के दोनों ध्वस्त हो गए और जापानी आइटम को अपने बाज़ारों में बिकने से अमेरिका रोक नहीं पाया। अमेरिकी खुद ही ये चाहत रखने लगे। मोटे तौर पर अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, वैसे भी ग्राहक जब बाज़ार में जाता है वो चीप एंड बेस्ट की तलाश करता है, यानी कोई चीज़ सस्ता हो और अब बहुत बढ़िया हो तो उसे वह ख़रीदता है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी इस बात के विरोधी नहीं थे कि अगर बाहर से आपको उत्तम विचार मिलते हैं, उत्तम चीज़ें मिलती हैं, तो आप उन्हें रोकिए। वो कहते थे, हम एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी खिड़कियों से ताज़ी हवा अंदर आ सके, यानी अच्छे विचार अंदर आ सकें, नहीं तो उस कमरे में सड़ांध पैदा हो जाएगी, दुर्गंध आने लगेगी। दूसरे शब्दों में उनका कहना ये है कि अगर अच्छे विचार कहीं से मिलते हैं तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। संभवतः क्योंकि कल्चर एक बहुत व्यापक शब्द है, उसमें भाषा भी आती है टेलर के अनुसार, तो ऐसी दशा में अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों को तो हमने भगा दिया यहाँ से, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। चूँकि गांधी जी एक ऐसे समय में लिख रहे थे जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी जी के लेखनी में जाहिर है अहिंसा से प्रस्फुटित ये सब विचार, चाहे स्वराज का हो, चाहे लोकतंत्र का हो, चाहे सत्यनिष्ठा का हो, ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें
उसी पर आधारित हैं, उसी पर आधारित हैं। तो यह भी अहिंसा से प्रेरित है। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने ये नहीं कहा कि भाई विदेशियों को भगाओ और विदेशियत यानी अंग्रेज़ों को भगाओ और विलायतों को विदेशियों को भगाओ, अंग्रेज़ों को भगाओ और अंग्रेज़ियत को जीवित रहने दो। नहीं, वो इसके पक्षधर नहीं थे। मोटे तौर पर उनका मानना यही था कि अच्छे यानी लैंग्वेज में अगर अच्छे साहित्य मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं तो हम क्यों न ग्रहण करें, भले ही वो संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन उनका ये है कि भाई जैसे शराब बैठ कर के पीना एक साथ, या और भी बहुत सारे रहन सहन, पहनावा, खान पान है, या बोलचाल की भाषा है जिसमें हम डैड कहते हैं, लेडीज़ और जेंटलमैन, भाई और बहनों की जगह हम कहना शुरू करते हैं। इससे अंग्रेज़ियत की बू आती है, हमको इसको छोड़ना चाहिए। नहीं तो पता चला कि बाहर के थोपे गए विचारों को लेकर के हम ढो रहे हैं और हम अपना महिमामंडन कराने में लगे हुए हैं। लोग भी ये मानते हैं जिसको अंग्रेज़ी बोलना आता है वो बहुत अच्छा काबिल आदमी होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अंग्रेज़ी बोलने के साथ साथ आप अंग्रेज़ी में अगर अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो अंग्रेज़ी ग्रहण करिए। वो ये नहीं मना करते हैं कि आप अंग्रेज़ी ग्रहण मत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जड़ से भी जुड़े रहिए, अपने जड़ों को मत भूलिए, अपनी परंपरा को, अपने मूल्यों को मत त्यागिए। उनका कहना ये है, दूसरे शब्दों में स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वाधीनता से ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता से भी है। इसमें सामाजिक आर्थिक स्वाधीनता भी शामिल हो सकते हैं। मोटे तौर पर स्वराज एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को हर तरह से बाहरी किसी भी दबाव से अपने को मुक्त रखने की ज़रूरत है, चाहे वो देशी सरकार से हो या विदेशी सरकार से हो। विशेष करके विदेशी के अर्थ में इन्होंने लिखा है, लेकिन साथ ही उन विचारों को भी नहीं त्यागना है जिससे हम उन्नयन की ओर जा सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, यानी आगे बढ़ सकते हैं। मोटे तौर पर बाहर से थोपे गए किसी भी ऐसे विचार का हमको प्रतिरोध करना है जिससे हमको फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिससे हमारा नुकसान ही होगा, चाहे वो देशी सरकार या राज्य के द्वारा थोपा गया हो, जो कि ऑपरेसिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो कि शोषणकर्ता के रूप में दिखाई जाता है। सरकार एक्चुअली पावर का इस्तेमाल कोर्ट के माध्यम से या कानून के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से करती ही इसीलिए है कि वो नागरिकों को डरा सके और डरा करके अपने प्रति समर्पित बना सके उनको। लेकिन सच्चाई यही है कि हमको इससे डरना नहीं है, इसके लिए नैतिक बल की ज़रूरत है। जैसे गांधी जी ने दिखाया, अंग्रेज़ों से पंगा लिया, अंग्रेज़ों से उस समय लड़ना आसान काम तो था नहीं, और उन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र चलाए, खैर ये तो एनालिसिस का विषय है, लेकिन कहा जाता है बिना अस्त्र शस्त्र चलाए उन्होंने देश के लिए आज़ादी प्राप्त की। बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसे कंपोज किया है संभवतः सुमित्रा जी ने या किसी ने किया है, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं एक लेडी की बात कर रहा हूँ। खैर जो भी है, तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि हम अच्छे विचार तो लें, लेकिन हम अपने रूट, अपने जड़ की अच्छी चीज़ों को ना भूल जाएं उस प्रयास में, यानी अपने उन परंपरागत मूल्यों को ना भूल जाएं जिसके वजह से हम आगे बढ़े हैं या आगे बढ़ने की जिसमें प्रेरणा लिखी हुई है, दी हुई है। साथ ही हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास ना करें, उसके साथ साथ सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता का भी प्रयास करें, ऐसा गांधी जी का मानना है। यही स्वराज है जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है अपना शासन, या अपने मत का, अपने हिसाब का शासन, या अपनी सरकार, अपना देश, अपना राज्य, ठीक है, या आत्मनिर्णय का अधिकार। लेकिन गांधी जी का इसमें, गांधी जी थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते हुए कहते हैं, जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, हालांकि एग्ज़ाम में आपको इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, एक टीचर के रूप में मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ और आपको बार बार बता रहा हूँ। तो गांधी जी की जो स्वराज की अवधारणा है वो यही है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमको सांस्कृतिक आज़ादी भी चाहिए, नैतिक आज़ादी भी चाहिए, और हमको अपने परंपरा को नहीं छोड़ना है। साथ ही अगर बाहर से कुछ अच्छा मिलता है तो हमको उसको भी नहीं छोड़ना है,
उसको अपने अंदर प्रवेश करने देना है। मुझे लगता है आप लिख करके इसे आप व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9718412187, 9718 मैंने दे रखा है फेसबुक पर, आप उसे आराम से देख सकते हैं। उस पर आप पोस्ट करेंगे तो मैं ऐसा नहीं उसके कोई शुल्क चार्ज करूंगा, फ्री में कॉपी जांच कर आपको वापस कर दूंगा। धन्यवाद।